देखिए इसके पहले वाले वीडियो में हम आपको दर्पण के तीनों काइंड्स यानी समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण इसके बारे में हम आपको कंप्लीट समझा दिए हैं। चलिए आज हम इस वीडियो में फिर दर्पण का एक नया लेक्चर है जिसमें हम लोग समझते हैं कि वक्रता केंद्र, फोकस दूरी, प्रतिबिंब दूरी, वस्तु दूरी, ये सभी चीज़ें क्या होती है। चलिए आज हम लोग फिर से आईने का शॉर्ट टुकड़े करके देखते हैं कि प्रतिबिंब दूरी सभी चीज़ें क्या होती है। चलिए इसको शुरू करते हैं। तो देखिए ये हमारा एक दर्पण है, गोलीय दर्पण का ही है, अवतल उत्तल अवतल ही है। अब इस दर्पण के बीचों बीच में आइए, तो बीचों बीच में ही ना होगा, तो दर्पण के बीच बीच के पॉइंटों को हम लोग बोलते हैं ध्रुव यानी पोल। यानी गोलीय दर्पण के परावर्तक सतह दिख रहा है ना, परावर्तक मतलब किधर वाला, इसके बीच बीच वाला पॉइंट को हम लोग दर्पण का ध्रुव कहते हैं। दर्पण के ध्रुव से ही सारे डिस्टेंस को हम लोग नापते हैं। यानी इस दर्पण में हमको जो भी चीज़ें नापना होगा, चाहे प्रतिबिंब दूरी नापिए, चाहे वस्तु दूरी, चाहे वक्रता त्रिज्या, वक्रता केंद्र या अनंत, कुछ भी नापिए, जो भी हम लोग नापते हैं वो सब का सब क्या है, दर्पण के ध्रुव से ही नापा जाता है। अब दर्पण के ध्रुव से थोड़ा सा हम लोग इधर आएंगे तो हमको मिल जाएगा फोकस। अब देखिए फोकस को समझने से पहले हम लोग समझते हैं कि मुख्य अक्ष क्या होता है, क्योंकि मुख्य अक्ष पे ही फोकस है। तो देखिए मुख्य अक्ष क्या होता है, किसको है, तो ये जैसे देखिए एक दर्पण है, ये दर्पण। अब इस दर्पण में जो पूरा आपको लाइन दिख रहा है ना सीधा, ये सीधे लाइनों को बोलते हैं हम लोग मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष, जिसे अंग्रेजी में प्रिंसिपल एक्सिस के नाम से जाना जाता है। दिख रहा है ना आपको ये पीसी लाइन, या इसे बोलते हैं मुख्य अक्ष। अब देखिए एक्चुअल में जो प्रिंसिपल एक्सिस होता है मुख्य अक्ष, ये कोई अलग से रेखा नहीं है, ये भी एक तरह से किरण ही है। यानी ये भी एक तरह से किरण ही है, बस अंतर ये है कि जो है ना और कहीं से अटैक नहीं करता है, दर्पण के सीधे बीचों बीच से ये अटैक कर देता है। तो जब दर्पण के बीचों बीच से अटैक करेगा यानी 90 डिग्री पर लंबवत, तो दर्पणवा बिना उसको मारे उसको थुरे छोड़ेगा, ये थूर देता है। तो जितना इधर से स्पीड से लंबवत गया है ना, उतना ही पे दर्पणवा उसको थूर के उसी पे फिर वापस भेज देता है। तो जितना पे गया उतना ही थुरा के इधर चला या उसी लाइनिया पे जैसे गया वैसे ही वापस आ गया। तो ये बीचों बीच में गया है, तो इसे हम लोग मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष जिसे प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। सारा जो है अब इस पे जो है ना सारा क्रियाक्रम जो है ना, यानी फोकस दूरी, ये सारा जो है मुख्य अक्ष पे हम लोग नापते हैं। तो ये देखिए ये मुख्य अक्ष आपको समझ में आ गया, प्रिंसिपल एक्सिस। अब इसी पे आपको दिख रहा है ये फोकस। तो देखिए फोकस जो है ना यानी एफ, ये कोई अलग पॉइंट नहीं है। जब भी कोई किरण जो है ना, ध्यान समझिए, जब भी कोई किरण जो है इस पे आपतित होती है इस दर्पण पे, तो दर्पणवा इसको थुरवे करेगा, तो थुर के भेज देता है किस पे, इस कहता है तो जाओ प्रिंसिपल एक्सिस यानी मुख्य अक्ष से फरिया के निकल जाओ। तो इधर से किरण आया और दर्पण इसको थूर दिया और थूर के तो इधर भेज दिया प्रिंसिपल एक्सिस से। तो इस पे जाके ये किरण जो है ना कहीं काट के निकल जाएगा। तो प्रिंसिपल एक्सिस से कहाँ पे मिलता है, तो इसी एफ पे मिल जाता है फोकस में। फोकस में बोलता है कि आओ आओ आओ, तू भी थुरा है ना, इधर आओ, थुरा गया है ना, हम तो थुरेबे किए हैं, तू भी थुरा है तो इधर आओ। तो ये जो जैसे किरण जो है थुरा के इधर आया है ना, तो फोकसो बेचारा बुलाता है आओ आओ आओ, हम दोनों अभी थुरा गए हैं। तो ये फोकस से मिल के इधर से निकल गया, इसको थोड़ा सा समझा बुझा देता है कि देखो किसी से पंगा मत लो, तो इसको समझा के इधर से भेज दिया। तो ये जो है ना फोकस, इसे बोलते हैं फोकस। यानी जो है ना कोई भी किरण जो है ना दर्पण पे आपतित होता है तो दर्पणवा इसको थुरेगा यानी परिवर्तन करेगा, और परिवर्तन होने के बाद से मुख्य अक्ष पे कहीं ना कहीं काट के निकलबे करेगा, और जहाँ पे काट के निकलेगा उसी को हम लोग बोलते हैं पॉइंटों को फोकस। फोकस और ध्रुव के बीच के दूरी को बोलेंगे हम लोग फोकस दूरी यानी फोकल लेंथ, जिसे हम लोग स्मॉल एफ से इंडिकेट करते हैं। यानी फोकस और ध्रुव इसके दोनों के बीच के दूरिया को फोकस दूरी, बहुत ईजी है। ये ध्रुव, ये फोकस दूरी और सीपी लाइन या मुख्य अक्ष। अब फोकस से थोड़ा सा और इधर आइए, थोड़ा सा 2-4 कदम आइए, तो हमको मिल जाएगा वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र मतलब क्या, फोकस दूरी का दुगुना। ये वक्रता केंद्र कुछ और नहीं है, बस फोकस दूरी का दुगुना दूरी है। ये जब लेंस में हम आपको पढ़ाएंगे ना, तो लेंसों में इसी वक्रता केंद्र को हम लोग बोलते हैं 2f, यानी फोकस और फोकस दूरी का दुगुना 2f। तो उसमें जो है लेंस में वक्रता केंद्र को 2f के द्वारा इंडिकेट किया जाता है, इसमें c से। अब देखिए वक्रता केंद्र है क्या, ये जो आपको दर्पण दिख रहा है ना, गोलीय दर्पण, ये किसी न किसी तो पूरा गोले खोखले गोले का एक भाग है, उसी का तो कटा हुआ हिस्सा है। तो जिस ही खोखले गोले का एक भाग है उसका कहीं ना कहीं तो बीच पॉइंट होगा यानी केंद्र होगा। तो उसके केंद्र को, यानी जब खोखला गोला है तो उसका केंद्र को हम लोग केंद्र बोलेंगे, और वही जब उसको काट के आधा छटका दिए ना, तो आधा वाला हिस्सा दर्पण बन गया। तो दर्पणवा तब उसके लिए केंद्र जो है ना, यानी गोले का जो केंद्र था, अब दर्पण के लिए वक्रता केंद्र होता है। जैसे इसको एग्जाम्पल में समझिए, ऐसे यहाँ पे जैसे मान के चलिए कि ये कोई जो है ना खोखला गोला है, अब इसको बीचवा से काट देंगे तो इधर से दर्पण बन जाएगा, पेंट मार लीजिएगा। तो अभी जो खोखला गोला है तो इसका इधर बीच वाला पॉइंट केंद्र हुआ, बीचों बीच का पॉइंट केंद्र हुआ ना।
अब देखिए ध्यान से, अब इसको हम काट दिए, इधर का हटा दिए, तो ये हमारा एक बन गया क्या, ये बन गया हमारा एक दर्पण। इधर से पेंट मार देंगे तो दर्पण हो जाएगा। अब दर्पण के लिए यही बिंदु आ जो है ना, इसे कहते हैं वक्रता केंद्र यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर। बात समझ रहे हैं ना आपको। और इसी सेंटर ऑफ कर्वेचर से ध्रुव के बीच की दूरी नापेंगे तो वक्रता त्रिज्या, वक्रता केंद्र से के वक्रता त्रिज्या हो गया यानी रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर यानी वक्रता त्रिज्या को हम लोग आर से इंडिकेट करते हैं, कैपिटल आर से। अब देखिए फोकस तल एक होता है, फोकस तल जो होता है ना, जैसे ये आपको फोकस दिख रहा है ना, फोकसवा, अगर कोई रेखा जो है ना इसी पे 90 डिग्री से आके ऐसी फोकसों से काट के ले नीचे चल गया यानी इसी को काट दिया, तो जब कोई रेखा जो है ना फोकस बिंदु से काट देता है यानी निकल जाता है लंबवत, तो इधर दो हिस्से हो गए, एक रेखा के उस साइड और दूसरा रेखा के इस साइड। तो इधर वाले हिस्सा को हम लोग बोलते हैं फोकस तल। फोकस तल इधर देखिए लिखे है फोकस तल। ये जो है ना फोकस तल हम लोग इधर वाले हिस्से को बोलते हैं फोकस तल, क्योंकि ये जो रेखा दिख रहा है ना फोकस से काट के गुजरा हुआ है, इसीलिए इसको बोलते हैं फोकस तल। लेकिन अगर मान लीजिए कि यही रेखा का मन है कि जो है हम फोकस से ना गुजरे, कहीं इधर उधर से गुजर जाए, तो मान के चलिए कि यही रेखा जो कहे कि ना अब फोकस से नहीं काटेंगे, अब हम थोड़ा इधर से काट के देखते हैं, इधर से काटेंगे तो क्या हुआ। तो यही रेखा अगर इधर से काट दिया यानी केवल ये प्रधान अक्ष पे यानी किसी भी बिंदु को छोड़ के इधर से काट दिया इधर उधर से, अभी काटेगा तो अभी क्या होगा, ये मुख्य अक्ष दिख रहा है ना, मुख्य अक्ष हुआ, इसका भी दो भाग हो गया इसके काटने से। तो अब इसके काटने से मुख्य अक्ष का दो ही भाग, अब दो भाग को हम लोग केवल बोलेंगे प्रधान काट या मुख्य काट यानी प्रिंसिपल सेक्शन। समझ रहे हो। अगर यही रेखा फोकस से काटेगा तो फोकस तल बनेगा, और फोकसों से ना काट के इधर उधर घूम जाए और तब काट दे मुख्य अक्ष को, तो दो पार्ट बनेंगे और दोनों पार्ट को हम लोग बोलते हैं मुख्य काट या प्रधान काट। अब इसमें एक बार जो क्वेश्चन एक बार पूछा था बिहार बोर्ड में क्वेश्चन पूछा था कि गोलीय दर्पण का प्रवर्तक पृष्ठ के वृत्ताकार सीमा रेखा को हम लोग क्या बोलते हैं, तो दर्पण का द्वारक। देखिए दर्पण का द्वारक कहते हैं किसको है, जिसको एपर्चर बोला जाता है। देखिए द्वारक का मतलब होता है दरवाजा, दरवाजा समझ रहे ना, दूर आ ऐसे मुँह बाई ना, जैसे मुँह का दरवाजा का है आ, मुँह का दरवाजा, तो घर का दरवाजा आएंगे तो घर का दूर होता है, तो दरवाजा यानी द्वारक को बोलते हैं हम लोग दरवाजा। जैसे देखिए ये क्या होता है, ये हमारा एक हो गया दर्पण। अभी जो देखिए ना ये दर्पण दिख रहा है ना, ये दर्पण का देखिए मुँह कितना बड़ा खोला है, ये मुँह आपको दिख रहा है ना, ये वाला ये मुँह इतना खोला है, ये जो है थोड़ा ज़्यादा खोल दिया है, ये जो है थोड़ा कम खोला है। तो ये जितना देखिए जितना मुँह खोला है ना, इस वाला बोलते हैं द्वारक या दरवाजा। चाहे ये इतना खोले चाहे इतना खोले, कम खोले चाहे ज़्यादा खोले। जैसे आ खोलिए तो आ ये मुँह का दरवाज़ा, आ और खोल दीजिए तो और बड़ा हो जाएगा। किसी किसी का इतना बड़ा होता है कि कई बार जो है ना ज़्यादा सामान की बार अट जाता है, पूरा लगता है कि वायुमंडल का हवा खींच लिया। तो ज़्यादा अगर ज़्यादा बड़ा होगा तो समझिए कि दरवाज़ा ज़्यादा है, द्वारक, कम होगा तो कम। तो देखिए अब इसको जो है ना इसी को घुमा कर पूछता है, तो इसी को हम लोग बोलते हैं दर्पण का द्वारक। ज़्यादा खुलेगा तो ज़्यादा प्रकाश आएगा, कम खुलेगा तो कम प्रकाश आएगा। अब इसमें कहता है प्रतिबिंब दूरी वस्तु दूरी, ये बहुत ईजी है। जैसे मान लीजिए कि इसी प्रिंसिपल एक्सिस पे कहीं यहाँ पे एक वस्तु रख दीजिए, जैसे मान कर चलिए कि ए भी एक वस्तु है मुख्य अक्ष पे, तो मुख्य अक्ष पे कहीं भी आप वस्तु रख दीजिए, तो ध्रुव से और वस्तु के बीच की दूरी को हम लोग बोलेंगे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यानी वस्तु दूरी, जिसे हम लोग स्मॉल यू से इंडिकेट करते हैं। और इसी का प्रतिबिंब चाहे उधर बन जाए चाहे इधर बन जाए, तो दोनों कंडीशन में आप ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी नाप लीजिए, और ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी के बीच की दूरी को हम लोग प्रतिबिंब दूरी कहते हैं, जिसे हम लोग भी से इंडिकेट करते हैं। तो वस्तु दूरी जिसे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कहते हैं, जिसे हम लोग स्मॉल यू से इंडिकेट करते हैं, और प्रतिबिंब दूरी जिसे हम लोग इमेज डिस्टेंस कहते हैं, उसे भी से इंडिकेट किया जाता है। तो अब इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए। अब आगे हम लोग समझते हैं कि दर्पण से प्रतिबिंब कैसे बनता है। अब हम दर्पण में पहले इमेज बनने से पहले ये समझते हैं कि कुछ जैसे दर्पण है ना, उनमें कुछ कुछ ऐसे पॉइंट होता है कि अगर जो है किरण जो है फोकस से गुजरता है तो उसका परिवर्तन किधर होता है, वो वक्रता केंद्र से गुजरता है तो उसका परिवर्तन किधर होता है। तो पहले ये 2-4 पॉइंट्स है उत्तल अवतल दोनों में, पहले हम इसको कंप्लीट कर ले रहे हैं। उसके बाद से आते हैं अवतल दर्पण से बने प्रतिबिंब के बारे में। तो पहले हम अवतल दर्पण से शुरू करते हैं, जिसे हम लोग बोलते हैं कनकेव मिरर, अवतल दर्पण। अब देखिए अवतल दर्पण में भी ना 3 ऐसे पॉइंट्स होते हैं ना जिसमें किरण जो है गुजरता है। जैसे पहला से क्वेश्चन पूछेगा, जैसे ही हो गया हम लोग अवतल दर्पण। अब इस अवतल दर्पण में ना जैसे ही हमारा मुख्य अक्ष है, ये ध्रुव है, ये फोकस है और ये वक्रता केंद्र है।
तो अगर मान लीजिए पूछा जाए क्वेश्चन कि अवतल दर्पण के अगर जो है ना कोई किरण जो है ना अगर फोकस से आ रहा है, फोकस पर, जैसे अगर फोकस पे कोई किरण जो आता है तो इसका परिवर्तन जो है किधर होता है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसका परिवर्तन जो है ना मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगा इधर। यानी अगर जो है कोई किरण अगर अवतल दर्पण के इस फोकस पे आपतित होता है ना तो इसका परिवर्तन जो है ना मुख्य अक्ष दिख रहा है ना पीसी लाइन के समांतर हो जाएगा। इसका दूसरा कंडीशन आता है कि अगर यही अवतल दर्पण से जो है ना, अरे बड़ा बन गया जी, अगर इसी अवतल दर्पण से फोकस पे न आकर के कहीं और से आ जाए तब क्या होगा, किसी दूसरे रास्ते से आ जाए। तो अगर मान लीजिए कि यही जो है ना इसके ध्रुव से चला जाए, ले ध्रुव पे जाकर मार दे धावा, तो ध्रुव पे अगर मान लीजिए कि कोई किरण आपतित होता है ना तो इसका परिवर्तन भी इसी पे हो जाएगा, ध्रुव से ही हो जाएगा। यानी मुख्य अक्ष को छोड़ देगा, साफा देखिए मुख्य अक्ष को छोड़ दिया है और इसका परिवर्तन जो इधर हो गया है। लेकिन क्या होगा अगर जो है वक्रता केंद्र पे एंट्री मार दे, अगर वक्रता केंद्र पे एंट्री मार देगा तब क्या होगा जी, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे मार देगा एंट्री। तो देखते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर पे मारता है तो क्या होगा। तो ये हमारा ध्रुव और ये फोकस, ये वक्रता केंद्र। क्या होगा जब वक्रता केंद्र पे एंट्री मारेगा तब, तो ये मान लीजिए कोई किरण है इधर से आपतित हो रहा है और ले डायरेक्ट के वक्रता केंद्र पे एंट्री मार दिया, यानी ये वक्रता केंद्र है इस पे एंट्री मारा है। तो अगर जो है वक्रता केंद्र पे एंट्री मार दिया ना तो इसका परिवर्तन जो है ना इसी पे हो जाएगा। ले ये भी दर्पण थूर के भेज देगा उधर, तो दर्पण जो है थूरेगा इसको और फिर से वापस परिवर्तन करके भेज देगा उसी पर। तो ये तीन कंडीशन ऐसे होते हैं ना दर्पण में, अवतल दर्पण में, कि तीनों कंडीशन से आपको ध्यान रखना है कि फोकस पाएगा तो मुख्य अक्ष के समांतर, अगर ध्रुव से आएगा तो ध्रुव से निकाल देगा, इसको मुख्य अक्ष से छूने भी नहीं देगा। अगर वही जो है ना वक्रता केंद्र पाता है तो उसी पर थूर के लौटा देगा 90 डिग्री पे, उसी पर चला जाएगा। अब इसमें तीन कंडीशन आता है उत्तल का, तो उसको भी हम लोग पहले क्लियर कर दे रहे हैं। अब तीन कंडीशन है उत्तल दर्पण का, जिसे हम लोग कन्वेक्स मिरर कहते हैं। अब उत्तल में अगर मान लीजिए कि यही तीनों कंडीशन अगर उत्तल में हम लोग चलाएं तब क्या होगा, तो ये हमारा हो गया इसका मुख्य अक्ष, ये हो गया P दर्पण का, ये P हो गया ध्रुव। अब देखिए ये आपको पता होना चाहिए कि उत्तल दर्पण में फोकस जो है ना इधर आता है, फोकस जो है दाईं तरफ होता है। अब देखिए ध्यान से, अगर जो है ना उस उत्तल दर्पण में अगर कोई किरण जो है ऐसे आता है, एंट्री मारा और एंट्री मार के जो है ना इधर से जो है तो इसका परिवर्तन ऐसे इधर हो जाएगा। तो आपको पता है कि इसका फोकस जो है ना आभासी होता है, इसको ऐसे मिलाने पर जो है इसका फोकसो होता है, तो ये हमारा हो गया फोकस। अब जो है दूसरा कंडीशन इसका आता है कि अगर जो है कोई किरण उत्तल दर्पण के, ऐसे दर्पण हो गया, अगर जो है यही किरणवा जो है ना, यही किरणवा अगर मान लीजिए कि इसी उत्तल दर्पणों में एक किरण ऐसे जाए, ऐसे करके एंट्री मारे पूरे वक्रता केंद्र पे, इसको थोड़ा सा सीधा बना लीजिएगा, रुकिए 1 मिनट हम बता दे रहे हैं। इसी पे जो है ना ऐसे सीधा जाए वक्रता केंद्र पर, चूँकि इसका परिवर्तन इसी पे होता है इसीलिए इसको डैश डैश बना रहे हैं, इधर सब डैश डैश होता है। तो अगर जो है कोई किरण सीधा, इसको याद रखिए एकदम फाइनली, कि अगर कोई किरण जो है ना सीधा आपतित हो रहा है किस पर, वक्रता केंद्र पर, तो वक्रता केंद्र पर आपतित होने वाले किरण का परिवर्तन जो है ना उसी दिशा पे हो जाता है। एक ध्रुव पे जो होता है उस पे जो है ना सेम उसी दिशा में होता है ध्रुव पे आपतित होने वाली किरण का, और एक दर्पण के वक्रता केंद्र है उस पर भी आपतित होने वाले किरण का परिवर्तन जो है ना उसी दिशा में हो जाता है। तो अगर इस पे जाएगा तो इसी पे लौट जाएगा। तीसरा इसका एक कंडीशन आता है ना, अगर ध्रुव पे मार दे एंट्री तब क्या होगा, तो अगर जो है ध्रुव पे एंट्री मारा, ये F मान ले रहे हैं C, अगर ध्रुव पे एंट्री मार दिया ऐसे तो इसका परिवर्तन ले इधर चल जाएगा, इसको मुख्य अक्ष को छू नहीं देगा। तो ये तीन कंडीशन अवतल दर्पण में हो गया और ये तीन कंडीशन जो है उत्तल दर्पण में हो गया। तब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम समझते हैं फर्स्ट जो है अवतल दर्पण से प्रतिबिंब कैसे बनता है, क्योंकि जो है ना इसका जो है ना ज़्यादा कंडीशन है, तो पहले इसको निपटा दे रहे हैं और उसके बाद से आएंगे उत्तल पे और तब आएंगे समतल पे। आपको बताते हैं अवतल का। अब देखिए अवतल दर्पण से प्रतिबिंब के बारे में समझते हैं। तो देखिए इसमें लगभग 6-7 कंडीशन आता है, तो एक एक करके हम लोग निपटा देते हैं अच्छे से। इसको एकदम अच्छे से बताएंगे, आपको ट्रिक भी लास्ट में हम बताएंगे कि कैसे इसको याद किया जाएगा 6-7 कंडीशन का। तो पहले हम एक एक करके समझ ले रहे हैं और तब इसके बाद लास्ट में केवल ट्रिक बता देंगे। तो देखिए पहला इसमें आता है ना, जैसे मान लीजिए कि अवतल दर्पण है ही। अब इस अवतल दर्पण पे अगर मान लीजिए कि वस्तु जो है ना, शुरुआत करते हैं हम लोग ध्रुव से। तो वस्तु मान लीजिए कि है ध्रुव पर, यह अवतल दर्पण है,
mn जो है अवतल दर्पण। तो अब मान लीजिए कि वस्तु जो है ना ध्रुव पे है, तो चूंकि वस्तु ध्रुव पे है ना तो इसका प्रतिबिंब जो है ध्रुव पे ही बन जाता है। तो पहला कंडीशन, जब वस्तु जो है किस पे हो, जब वस्तु P पर हो, P पर हो, तो जब वस्तु जो है ना दर्पण के ध्रुव पे होता है, अवतल दर्पण के ध्रुव पे, तो इसका प्रतिबिंब ध्रुव पे ही बनेगा, वस्तु के बराबर बनेगा, आभासी बनेगा, सीधा बनेगा। ये तो बात आपको पता होना चाहिए कि आभासी बनता है तो सीधा बनता है। तो पहला कंडीशन, अब इसका इमेज नहीं बन पाएगा क्योंकि ध्रुव पे इसी पे वस्तु दिखाना है, इसी पे प्रतिबिंब दिखाना है, तो कैसे पॉसिबल हो जाएगा जी, एक ही पे दोनों दिखाना है तो नहीं पॉसिबल हो जाएगा। अब हम समझते हैं इसका दूसरा कंडीशन है। अब इससे थोड़ा सा ध्रुव सब इधर निपटाएंगे, इसको इधर हटाएंगे, जैसे फोकस हो गया, आई केंद्र वक्रता केंद्र हो गया। अब वस्तुओं को इधर से घसका के न लाएंगे P और F के बीच। तो जब दूसरा कंडीशन हो जाएगा कि जब वस्तु जो है ना P एंड F के बीच हो, F के बीच हो, तो जब वस्तु अगर अवतल दर्पण के इसके P और F के बीच में आता है, यानी फोकस और ध्रुव के बीच में, तो ये देखिए इसका बता रहे हैं इधर, ये हो गया ध्रुव, ये फोकस और ये हो गया C। तो जब वस्तु जो है F और P के बीच आएगा, उधर सब थोड़ा सा घसका दिए, तो अब इधर को अच्छे से इमेज बना देंगे। मान लीजिए वस्तु है AB, ये कहाँ पे है, F और P के बीच, यानी ध्रुव और फोकस के बीच। तो इधर से इसका प्रकाश जाएगा, तो इसका परिवर्तन होकर के पता ही आपको फोकस से जाएगा, हमेशा जो है थूर के फोकस से भेज देता है। अब इधर देखिए, इसको थोड़ा सा हम इधर कर दे रहे हैं, A को। C से अगर मान के चलिए ना कि किरण को ऐसे भेजते हैं C से, तो आपको पता है कि C से किरण जाता है तो इसका परिवर्तन भी C पे होता है। अब इसको पिछवा ज़बरदस्ती डैश डैश मिलाइए, पिछवा इसको भी थोड़ा सा ज़बरदस्ती पीछे डैश डैश मिलाइए, तो कहीं ना कहीं एक दूसरे को क्या करेंगे, काटेंगे। तो जहाँ पे काटता है तो इसका इमेज क्या हो जाएगा, आभासी बन जाएगा, क्योंकि ये ज़बरदस्ती काटा गया है। तो दूसरा कंडीशन है कि जब वस्तु P और F के बीच होगा, फोकस ध्रुव और ध्रुव के बीच, तो जैसे AB वस्तु है तो इसका प्रतिबिंब जो है ना दर्पण के पीछे बनता है। इसको ध्यान रखिएगा, केवल एक ही ऐसा कंडीशन है ना अवतल दर्पण में, जिसमें अवतल दर्पण के में जो है इमेज जो है पीछे बनता है, दर्पण के पीछे। बाकी सारे कंडीशन में इमेज जो है ना दर्पण के आगे बनेगा, इधर सामने। अब तीसरा कंडीशन आता है, अब उसको थोड़ा सा ना इस वस्तु को और घसकाइए तो F पे आ जाएगा। तो जब वस्तु जो है ना F पर हो, F पर हो, तो जब वस्तु F पर होगा तब कैसा इसका इमेज बनेगा, तो वो देख ले रहे हैं। अब सारा जो है ना वास्तविक बनेगा, ये हो गया, ये P हो गया, ये F हो गया, आई C हो गया, इधर तो जरूरत ही नहीं है। तो जब वस्तु जो है ना F होगा, यानी सीधे F पर निपटा दीजिए ऐसे। तो मान लीजिए कि AB एक क्या है, वस्तु है, तो इसका AB इधर ऊपर लिख दे रहे हैं, AB एक वस्तु है, तो इसके इधर से प्रकाश जाएगा, तो इसका जो है ना परिवर्तन होके सीधे इधर निकल गया ऐसे। अब जो है ना देखिए, इधर जो होता है एरिया अनंत होता है, आपको पता ही है। अब इसके एक किरण जाएगा C से ऐसे, C से पूरा वस्तु से सीधे होते हुए S पे जाएगा। इसका जो है पता ही आपको, वक्रता केंद्र से जब कोई किरण जाता है तो इसका परिवर्तन जो है इसी पे होता है। तो जब जो है ना ये किरण जो है C से जाएगा ना, तो देखिए ध्यान से, इसी पे इसका परिवर्तन हो जाएगा, थूर के भेज देगा उधर। आई थूर आया है तो इधर चला गया है। अब बेचारा ये दोनों गुस्सिया गया है, ये दोनों किरण आपको दिख रहा है ना, ये दोनों गुस्सिया गया है। ये कह रहा है कि ना हम नहीं कटेंगे, दोनों मिलेंगे नहीं, क्योंकि बारी बारी से बेचारा हम दोनों का एक ही हाल हुआ है, दोनों आदमी थुरा गए हैं। अभी जो है कहीं मिलते ही नहीं है, अभी मिलते ही नहीं है ना, तो अब रह गया ये कि ई जो है AB, ई वस्तु का क्या दोष है, इसका तो इमेज कहीं ना कहीं बनना चाहिए, क्योंकि दर्पण के सामने एकदम झाड़ झूर के खड़ा हुआ है। अब बेचारा जो है AB कोई मान लीजिए कोई आदमी है चाहे वस्तु है, अब इसका क्या दोष है इसमें, ये तो एकदम पूरा अच्छे से क्रीम पाउडर लगा के झाड़ झूर के खड़ा है इसमें इमेज बनवाने के लिए। अभी जो है अपने में मारा पीटी करके इधर जो है ना इमेजो नहीं बना रहे, तो दोनों जो है ना बेचारा चला जाता है कहाँ तक, अनंत तक। कहता है कि ना अब हम कोई नहीं मिलेगा हमसे, कोई हम एक दूसरे को मिलवे नहीं करेंगे, क्योंकि दोनों आदमी का एक ही हाल है। अभी जो है मिलते नहीं है, ना मिलता है ना ही इसका इमेजो बनता है, तो इसका इमेज बनेगा सीधे अनंत पे चला जाता है, ले चला गया उधर खिसिया के। तो जब वस्तु जो है F पे होता है फोकस पे, तो इसका इमेज कहाँ बनता है, अनंत पे। लेकिन अनंत पे कहीं बनेगा तो कहीं ना कहीं आगे जाकर तो एकदम आपस में मिलेंगे ना, कहेंगे छोड़िए भाई अब राय कर लेते हैं, हम दोनों आदमी मिल जाते हैं, इसका इमेज बेचारा का बना देते हैं। तो कहीं ना कहीं तो दोनों आपस में मिलवे करेगा, ये रेखा दोनों दिख रहा है ना, कहीं ना कहीं मिलेगा, अनंत पे मिलेगा लेकिन मिलेगा। और जहाँ धाएँ से दोनों मिल गया ना, तो ले वास्तविक हो गया, क्योंकि वास्तविक में रियल कटता है पूरा फाइनल। तो इसका इमेज कैसे बनेगा, वास्तविक बनेगा, और वास्तविक होगा तो हमेशा उल्टा होता है, और ये वस्तुआ से बहुत ही बड़ा बनेगा, क्योंकि लेके गया है कहाँ तक, एकदम खिबर अनंत लेके चला गया है।
तो तीसरा इसका कंडीशन होता है जब वस्तु F पर हो तो इसका इमेज कहाँ बनता है, अनंत तक लेकिन अगर क्या होगा, जब वस्तु जो है ना F को और इधर घसका के C और F के बीच लाइए, C और F के बीच, तो C और F के बीच होगा तो इसको भी देख ले रहे हैं। ये हमारा दर्पण, ये मुख्य अक्ष, ये ध्रुव, ये हमारा फोकस, ये हो गया हमारा वक्रता केंद्र, इधर जो हो गया अनंत हो गया। अब वस्तु मान लीजिए कि खसक के चला गया इधर, पहले F पे था ना, अब F और C के बीच आ गया, तो फिर इसका इमेज जो ऐसे होगा, इधर से प्रकाश जाएगा। ये मान लीजिए A B वस्तु है तो इसका मुख्य अक्ष थुरा के इधर निकल जाएगा। अब जो है फिर C से जो है ना इसका एक इधर से किरण जाएगा C पर, C से तो इसका परिवर्तन इसी पर हो जाएगा, इसका परिवर्तन, इसको बेचारा कहीं ना कहीं इधर से काट देता है। तो इसका इमेज जो है ना अनंत और C के इधर मान लीजिए यहाँ पे कटा है, तो अनंत और C के बीच बनता है और वास्तविक बनेगा, उल्टा बन जाएगा और वस्तु से ना बड़ा ही होता है। तो इस कंडीशन में जो होता है ना, जब वस्तु C और F के बीच में होता है, इसका प्रतिबिंब जो है ना अनंत और C के बीच चला जाता है। इस कंडीशन में सीधे अनंत पर गया था और इस कंडीशन में अनंत और C के बीच जो है इसका इमेज बनता है, वस्तु से बड़ा बनता है, वास्तविक बनता है और उल्टा बनता है। अब हम देखते हैं अगला कंडीशन होता है पाँचवा इसका, इस वस्तुओं को घसका के लाइए C पर। तो अगर जो है मान लीजिए सीधे वस्तु का हो C पर हो, सीधे C पर, तो C पर होगा तो इसको देख लेते हैं कि इसका किधर का होगा। तो देखिए C पर एक ऐसा कंडीशन है ना जहाँ पे वस्तु और इमेज दोनों एक साथ बनते हैं, एक ही जगह पे बनते हैं। जैसे नहीं होता है डायलॉग हुआ है वो कि सातों को साथ मारूंगा एक साथ मारूंगा, वैसे ही है कि C पे होगा इमेज तो वस्तु, तो इमेज भी C पे बनेगा, दोनों सेम होता है साथी पे। तो जब वस्तु जो है ना C पे हो तो मान लीजिए एक AB वस्तु है, तो इसे किरण जाएगा, इसका ले इधर हो जाएगा परिवर्तन, अब इधर से वो किरण जाएगा। तो बताएं आपको ना, जब किरण जो है फोकस से जाता है तो इसका मुख्य अक्ष के समांतर इधर, अब इधर से ये हो गया हमारा ये इमेज इसका A'B। तो जब वस्तु जो है C पे होता है तो इसका प्रतिबिंब भी होता है C पे ही बनता है, वास्तविक बनता है, उल्टा बनता है और वस्तु के साइज के बराबर, एकदम समझिए कॉपीराइट है, सेम कॉपीराइट, एकदम सेम बनता है। तो जब कॉपीराइट होगा ना तो कब होगा, C पर, C से कॉपीराइट। तो ये 5 कंडीशन है, इसका 1-2 कंडीशन और है, तब तक आप इसको नोट कीजिए, तब इसका अगला 2 कंडीशन है उसको बताते हैं। देखिए इसमें अगला कंडीशन है 6 नंबर, अवतल में 6 नंबर है। अब वस्तु जो है ना पहले C पता ना, अब C और अनंत के बीच लाइए, तो C और अनंत, अब वस्तु जो अनंत पे चला गया, अनंत के बीच हो, के बीच हो। तो अगर जो है वस्तु आज सीधे चला गया कहाँ पे, अनंत पे, तो देखिए अनंत पे अगर चला जाएगा तो अब क्या होगा, तो देखते हैं क्या होता है, वही होगा जो मंजूर खुदा होगा। तो जब वस्तु जो है ना वक्रता केंद्र और अनंत के बीच स्थित होता है तो इधर जो है डिस्टेंस सारा क्या होता है, अनंत इधर। तो अब इधर वस्तु चला गया ले इधर C और अनंत के बीच, इसका प्रतिबिंब देख लेते हैं कहाँ बनता है। ये भी एक वस्तु है, तो इसको जो है इधर से आएगा कट के, अब जो है ना एक इधर से प्रकाश आएगा C से, देखिए इसको C से आना चाहिए, थोड़ा सा C हम इधर बना दे रहे हैं C से, जैसे मान लीजिए C यहीं पे है, तो इधर से एक प्रकाश आएगा C पे, तो इधर से जब परिवर्तन जो है ना आपको बताए हैं कि जब प्रकाश आता है इस पे वह C से यानी वक्रता केंद्र से, तो इसका परिवर्तन भी उसी दिशा में होता है उसी पर। तो अब जो है ना इमेज बन गया कहाँ पे, इधर, ये जो है आपका दिख रहा है छोटी चुकी ये है इमेज है A', B'। तो जब वस्तु जो है अनंत और वक्रता केंद्र के बीच हो, यानी वक्रता केंद्र और अनंत के बीच, अनंत में कहीं जा सकता है, तो जब ज़्यादा दूर होगा वस्तु तो इसका इमेज छोटी चुकी बनेगा एकदम, इसका इमेज कहाँ आ जाएगा, अब घसक के आ गया C और F के बीच, C और F के बीच आ गया और इमेज जो है ना वास्तविक बनेगा क्योंकि पूरा कटा हुआ है, और उल्टा बनेगा और वस्तु से छोटा बनेगा। एक इसका और कंडीशन आता है 7 नंबर, जब वस्तु अनंत पे हो, जब वस्तु अनंत पर हो, जैसे ये हमारा हो गया अवतल दर्पण, ये ध्रुव, फोकस, आई वक्रता केंद्र, इधर से मतलब है ये अनंत से लाना है हमको। तो जब वस्तु अनंत पे हो ना तो इधर कहीं भी हो सकता है, ये मान लीजिए हमारा वस्तु है,
ऐसे करके ए बी। तो ये जो ए बी है ना, ये वस्तु ए बी, इधर से प्रकाश ऐसे आएगा, इसका परिवर्तन होगा इधर से, इधर से प्रकाश आएगा, इसका परिवर्तन होगा ले इधर से। तो जब वस्तु अनंत पे होता है तो दो तरह से कंडीशन बनता है। जब अगर ये मुख्य अक्ष के इधर सामने होगा एकदम ऐसे, मुख्य अक्ष के लाइन पर, तो इसका जो है ना इमेज बनता है फोकस से बनता है, अब वस्तु से बहुत ही छोटा बनता है। क्योंकि अनंत मतलब ये बताइए, जरा सोचिए कि जब वस्तु जो है ना खूब दूर पे है, खूब दूर आ, अब उतना दूर से नहीं, अनंत से जो है वस्तु है वहाँ से जो है उसका इमेज बनाना है किसी दर्पणों में, तो बताइए तो दूर है तो इतना बड़ा थोड़ा दिखेगा आपको, बहुत छोटा दिखेगा, एकदम छोटा। तारा का कितना साइज बड़ा होता है और इतना दूर है कि एकदम छोटी दिखता है, भुकजोनिया छोटी। तो सेम वैसे ही है, जब तारा का इधर इमेज बनेगा ना, तारे भी अनंत दूरी पे हैं तो उनका इमेज बनेगा फोकस पर, वास्तविक बनेगा उल्टा बनेगा, अब वस्तु से बहुत ही छोटा। तो ये आप समझ लिए। आप समझते हैं कि अगर सातों को जो है, सातों कंडीशन आपको दिख रहा है ना, इस सबको जो है एक ही बार याद करना है ट्रिक से, कैसे ईजी होगा इसको समझते हैं। तो ईजी ग्रुप में देखते हैं, तब तक इसका आप नोट कर लीजिए, नोट करना है तो ये नोट कर लीजिए। अब देखिए ध्यान से इधर, अब सातों को अगर हमको एक साथ में याद करना है, सातों को एक साथ मारूंगा वही, तो सातों कंडीशन को अगर हमको एक हिसाब से याद करना है ना ट्रिक से, तो उसको समझते हैं कि ट्रिक इसका कैसे लगता है। तो देखिए ध्यान से, थोड़ा ट्रिक से याद करेंगे, इसको रटना नहीं है, इसको समझना है। तो ये हमारा अवतल दर्पण, ये हो गया हम लोग का मुख्य अक्ष, इधर मार दे रहे हैं, ये हो गया ध्रुव, ये हो गया फोकस, ये हो गया वक्रता केंद्र, और ये हो गया अनंत। अब समझिए ध्यान से, पहला बार एक कंडीशन था कि जब वस्तु जो है ना पी पर था यानी ध्रुव पर, तो इसका इमेज जो है ध्रुव पर ही बनता है, वस्तु के बराबर बनता है और आभासी बनता है, सीधा बनता है, ये आपको पता है। और इसका इमेज जो है बनता नहीं है, तो पी पे छोड़ के अब पी से हम इधर आ रहे हैं। दूसरा कंडीशन क्या था, ध्यान समझिए, एकदम बिल्कुल आसान है। ये जो पी और एफ के बीच में था इधर वस्तु, तो ये जो है ना ए बी वस्तु है इधर, इसका इमेजो कहाँ बना था, बस आपको एक कंडीशन याद रखना है कि जब वस्तु पी और एफ के बीच होता है तो इसका इमेजो जो बनता है ना इधर पीछे बन जाता है, इधर ऐसे बनता है, इसको ए डैश बी डैश बोलते हैं, आभासी और सीधा बनता है और वस्तु से बड़ा बनता है। तो ये कंडीशन आपको एक बस एक याद रखना है कि जब वस्तु पी और एफ के बीच में होगा तो इसका इमेज चला जाएगा दर्पण के पीछे और ये आभासी बनता है। केवल एक ही ऐसा कंडीशन है जिसमें वस्तु जो है ना आभासी बनता है, केवल अवतल में, नहीं तो उत्तल में तो सब के सब जो है आभासी बनता है, और अवतल में केवल एक कंडीशन है, बाकी सब के सब जो है वास्तविक है। अब जो है, अब यहाँ से खेला शुरू होता है कि अब वस्तु अगर एफ पर हो, इसको मान ले रहे हैं सी डी वस्तु एफ पर हो, तो इसका इमेज जो है ना सीधे बनता था, बताया ना आपको, तो इसका इमेज जो है ना सीधे अनंत पे बनता है। देखिए ध्यान से, जब वस्तु जितना जो है ना इस ध्रुव से दूर जाएगा ना, उतना जो है ना अब इधर से इमेज जो है ना इतना इधर पीछे बनेगा। जब वस्तु इधर था, देखिए जब वस्तु पी पर था तो इसका इमेज यही बन गया, जब वस्तु पी से इधर हटा तो इसका इमेज जो है पीछे चला गया, एक केवल एक कंडीशन है। लेकिन जब वस्तु और थोड़ा एफ पे आ गया ना इधर, तो अब इसका इमेज जो है ना अब इधर अनंत से बनना शुरू होगा, अनंत की तरफ। तो इसका इमेज जो है ना इधर अनंत बनता है, वास्तविक बनता है, उल्टा बनता है। इधर दिखा दे रहे हैं हम आपको, वास्तविक और ये उल्टा। तो ये हमारा हो गया वास्तविक उल्टा। तो जब वस्तु जो है ना ये एफ पे हो गया तो इसका इमेज चला गया उधर, अब उधर से आएगा, जितना आप दर्पण से आगे भागेगा ना इमेजो जो है उधर से इधर आएगा, इसको ध्यान समझिए। अब देखिए, अब आगे हमारा वस्तु किधर, सी और ई इस पर, इसको मान ले रहे हैं ई एफ वस्तु, सी और ई एफ के बीच। अब देखिए, अब इमेजो जो है ना घट के उधर से भी इधर आएगा, पहले अनंत पे गया था ना, अब अनंत और सी के बीच में आएगा, तो इसका इमेज अब बन जाएगा अनंत और सी के बीच, ये भी उल्टा बनेगा, ई डैश एफ डैश मान ले रहे हैं। तो जब वस्तु यहाँ पे होगा ना तो और इधर से घसक के इधर गया ना, तो उसका इमेजो जो है ना थोड़ा सा और घसक के इधर आएगा। तो पहले अनंत पे गया था एफ वाले के लिए, अब जो है ना उधर से आएगा तो थोड़ा सा सी और अनंत के बीच में आ जाएगा। अब क्या होगा, जब वस्तु जो है ना आ गया ले सी पर एक ही बार, इसको मान ले रहे हैं पी क्यू। तो जब वस्तु आ गया सी पर, तो अब इसका इमेज जो है ना सी पर ही बनता है, क्योंकि इधर से भी तो घसकेगा तो पहले सी पर आएगा, पी डैश मान ले रहे हैं इसको। जब वस्तु फोकस पे था तो इसका इमेज जो था अनंत पे था। अब वस्तु जो आ गया एफ और सी के बीच, तो इमेजो थोड़ा सा इधर आएगा, तो आ गया अनंत और सी के बीच आ गया ये वाला। अब वस्तु जो घसक के चला गया सी पे, तो भी इधर से अब घसकेगा तो कहा जाएगा, अगली बार सी पर आ जाएगा। अब वस्तु जो है घसक के चला गया सी और अनंत के बीच में, तो इसका इमेज जो है घसक के आएगा सी और एफ के बीच। तो जैसे जैसे वस्तु जो है उधर जाता है वैसे वैसे इमेज भी इधर आएगा। तो वस्तु चला गया सी और अनंत के बीच में आ गया ना, तो इसका इमेज आ गया सी और ई पी के बीच में आ गया।
अब वस्तु चला जाएगा अनंत पे, तो इधर से घसकेगा तो अगली बार क्या आ जाएगा, फोकस पे आ जाएगा। तो इसको बस एक ट्रिक याद रखना है आपको ना, एकदम इसको घर पे 2-4 बार कॉपी पे इसको ना रफ कीजिएगा पेंसिल लेकर के, ऐसे खींच करके, तो आपको एकदम बिल्कुल पता चल जाएगा ना कि कैसे होता है। एकदम बहुत ईजी है। बस 2 कंडीशन आप ऐसे याद रखिएगा कि जब पी पे होगा तो पी पर रह जाएगा, पी और एफ के बीच के रहेगा तो इधर आ जाएगा। एक कंडीशन ऐसा ही है कि आभासी बनता है दर्पण के पीछे। बाकी कंडीशन में जैसे जैसे प्रतिबिंब जो है ऊपर है यानी उधर जाएगा, इसका इमेज जो है ना उधर से इधर घसकना शुरू। जैसे जैसे वस्तु उधर इमेज इधर, वस्तु उधर इमेज इधर, वस्तु उधर इमेज इधर, ऐसे करके चलता है। तो ये हमारा अवतल दर्पण का ये ट्रिक है। इसको 2-4 बार जरूर घर पे जरूर कीजिएगा, तभी जो है आपको ये कंप्लीट समझ में आएगा। अब हम समझते हैं उत्तल दर्पण से कैसे प्रतिबिंब बनता है। ये तो बहुत चुटकी में काम है। 3 कंडीशन है, जब वस्तु F पर हो, जब वस्तु अनंत पे हो और F और P के बीच हो। तो ये बस 3 कंडीशन आता है उत्तल में, तो उसको हम लोग समझ लेते हैं। तो देखिए उत्तल में जो है ना 2 से 3 कंडीशन आता है। ये बहुत ईजी है, हमेशा आभासी बनता है इसमें उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब। पहला कंडीशन आता है कि जब वस्तु अनंत पे हो, जैसे ध्रुव हो गया, तो अनंत पे वस्तु होगा ना, तो ऐसे मान लीजिए वस्तु अनंत पर है AB, इससे प्रकाश आएगा इधर, तो उत्तल दर्पण क्या करता है, उधर भेज देता है प्रकाशवा को। इधर से आएगा तो इधर भेज देगा। ये हमारा फोकस है, तो इधर से ज़बरदस्ती बैक करेंगे, इधर से ज़बरदस्ती बैक करेंगे तो इसका इमेज बन जाता है फोकस पे। और हमेशा जो है ना उत्तल दर्पण में आभासी ही बनता है और सीधा बनता है। वस्तु से बहुत इसमें छोटा बनेगा। वस्तु जितना दूर रहेगा ना प्रतिबिंब उतना ही छोटा सा बनेगा। तो पहला कंडीशन, जब वस्तु अनंत पे हो तो इसका इमेज क्या होगा, F बनेगा फोकस पे, आभासी बनेगा, सीधा बनेगा, वस्तु से बहुत छोटा बनेगा। आभासी क्यों बनेगा, क्योंकि देखिए सारा चीज़ जो है ना डैश से मिलाया गया है, इसीलिए आभासी बनता है। इसमें दूसरा कंडीशन आता है कि जब वस्तु जो है ना, जब वस्तु P और अनंत के बीच हो, इसको ध्यान रखिएगा। ऐसे इसको ऐसे ही पूछा जाता है कि जब वस्तु उत्तल दर्पण के दर्पण और अनंत के बीच हो, तो बात देखिए ध्रुव को ये चाहे अनंत को ये बात देखिए। तो ये हो गया उत्तल दर्पण और ये हो गया बोलो का प्रधान अक्ष, ये हो गया ध्रुव, ये हो गया F। तो मान लीजिए वस्तु जो है ना ध्रुव, F छोड़िए, इधर F तो इधर नहीं रहता है। ध्रुव जो है ना मान लीजिए कि ऐसे हो गया, जैसे ये जो है ध्रुव हो गया और ये अनंत हो गया। इसके बीच मान लीजिए है एक वस्तु है AB, जिसका इधर से प्रकाश जाएगा तो इधर चला जाएगा, ये पता ही आपको। इधर जो है F होता है क्योंकि डैश डैश यहीं पे मिलेगा, और इधर जो है ना C हो गया वक्रता केंद्र। इधर से एक प्रकाश जाएगा एकदम C के तरफ, इधर से प्रकाश जाएगा C के तरफ, तो इधर से डैश डैश जाता है सब डैश डैश। तो इसका प्रतिबिंब जो है ना इधर F और C के बीच ही बन जाएगा, इधर आभासी और सीधा बन जाएगा, अब वस्तु से छोटा बनता है, इसको ध्यान रखिएगा। तो ये जो बीच में कटेगा दोनों लाइनें यहाँ पे, यही जो है ना यहाँ पे आभासी बनेगा, ये F और P के बीच में आता है। तो जब वस्तु जो है ना ध्रुव और अनंत के बीच होता है उत्तल दर्पण के, तो इसका प्रतिबिंब जो है ना P और F के बीच बनता है, और सारा प्रतिबिंब जो है दर्पण के पीछे बनता है, इधर आभासी, सारा आभासी जो है इधर बन जाता है। तो ये 2 ही कंडीशन ऐसे होता है ना उत्तल दर्पण में जब प्रतिबिंब का बनना होता है। तीसरा कंडीशन इसमें आता है ना कि जब वस्तु ध्रुव पर हो, तो तीसरा कंडीशन है जब वस्तु P पर हो। अब आपको बताए हैं P पर जब वस्तु होता है ना तो उसका इमेज जो है ना दिखाता नहीं है, क्योंकि एक ही पे सब है, वस्तु भी एक ही पे है, इमेज भी एक ही पे है, तो इसको वस्तु का इमेज जो है फोटो बनता ही नहीं है। जब वस्तु इसी पे होगा तो प्रतिबिंब भी इसी बनेगा, आभासी बनेगा, सीधा बनेगा, और जब वस्तु से बराबर बनेगा तो ये कंडीशन इसमें जो है इमेज बन ही नहीं सकता है। तो 3 ऐसे कंडीशन आता है जिसमें जो है ना उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब बनता है। तो आप तीनों कंडीशन देख लिए। तो अब हम लोग अगला समझते हैं कि समतल दर्पण से कैसे प्रतिबिंब बनता है उसके बारे में। तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए अगला इसमें आता है ना समतल दर्पण से बना प्रतिबिंब। चूँकि देखिए समतल दर्पण में जो है ना हमेशा आपको पता ही है कि सीधा बनता है, यानी आभासी बनेगा। समतल दर्पण यानी प्लेन मिरर से इसमें जो है ना हमेशा जो है ना आभासी ही बनता है और सीधा बनता है। जैसे हो गया हम लोग का समतल दर्पण, और इसे कभी भी देखिए, इसे बहुत ईजी, इसमें तो कुछ खास तरीका है नहीं। वस्तु मान लीजिए कि यहाँ पे खड़ा है, ये जैसे ध्रुव हो गया, ध्रुव से मान लीजिए कि यहाँ पे जो है ना वस्तु खड़ा है AB, और इसके बीच के मान लीजिए कि 10 सेंटीमीटर दूरी पे है। तो अगर यहाँ से यहाँ तक 10 सेंटीमीटर की दूरी पर है ना, तो इसका इमेज ठीक जो है ना इधर बन जाएगा 10 सेंटीमीटर दूर, इधर पिछवा A डैश B डैश। आप वस्तु के बराबर इधर से जितना दर्पण के सामने होगा उतना ही दर्पण के पीछे इसका इमेज बनता है, आभासी बन जाएगा। तो समतल दर्पण में हमेशा जो है प्रतिबिंब आभासी बनता है। आपको पिछला वीडियो में हम बता चुके हैं समतल दर्पण से बने प्रतिबिंब की विशेषता में। उसमें बताए थे कि दर्पण से जितना वस्तु आगे होगा ना उतना ही जो है प्रतिबिंब पीछे बनता है, इससे हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनता है। इसका आवर्धन जो होता है ना +1 होता है। एक बार क्वेश्चन पूछा था कि समतल दर्पण का जो है आवर्धन कितना होता है। आवर्धन आगे बताएंगे आपको हम,
आवर्धन यानी मैग्नीफिकेशन। तो इसको ध्यान रखिएगा, +1 होता है समतल दर्पण का आवर्धन। +1 का मतलब ये होता है कि ये जो समतल दर्पण है ना वस्तु का प्रतिबिंब को ना बढ़ाई देता है ना घटाई देता है, यानी छोटा बड़ा नहीं करता है। जितना ये बड़ा रहेंगे ना उतना ही इधर बनाता देता है, सेम सेम बनाता है, जितना छोटा उतना छोटा, जितना बड़ा उतना बड़ा। तो ये जो है ना वस्तु का इमेज जो घटाता बढ़ाता नहीं है, इसीलिए इसका आवर्धन जो है ना 1 बना देता है। 1 का मतलब होता है कि ना वस्तु का इमेज बड़ा है ना वस्तु का इमेज छोटा है। इसमें और हम आपको बताए थे कि समतल दर्पण में जो है ना ये पार्श्व रूप से उल्टा बनाता है। पार्श्व रूप से आपको बता दिए थे हम इसमें कि पार्श्व रूप से उल्टा, पार्श्व उल्टा। पार्श्व मतलब होता है ना कि लेफ्ट को राइट कर दे, लेफ्ट को राइट कर दे, लेफ्ट राइट को ये चेंज कर देता है, यानी लेफ्ट को राइट में, राइट को लेफ्ट में, यानी लेफ्ट को राइट में, राइट को लेफ्ट में कर दे, उसे बोलते हैं पार्श्व उल्टा। जैसे समझिए यहाँ पे कि ये कोई एफ लेटर है, इसको उलाट देगा ऐसे, लेफ्ट को राइट, राइट को लेफ्ट, तो इसे बोलते हैं पार्श्व उल्टा। तो समतल दर्पण में प्रतिबिंब जो है ना पार्श्व रूप से उल्टा होता है, लेफ्ट राइट को, राइट लेफ्ट को दिखाते रहता है। इसमें और बताए थे आपको कि ये जो है ना समतल दर्पण, इसका जो है ना जितना स्पीड से आप इसके सामने जाइएगा ना उसका आपका डबल स्पीड से इसका प्रतिबिंब आता है। मतलब कि कोई दर्पण के सामने अगर भी वेग से जा रहा है तो उसका डबल स्पीड से जो है ना उधर से इमेज जो आता है। इसमें और हमको बताए थे कि समतल दर्पण में जो है ना अगर इसको हम थीटा डिग्री से घुमाते हैं, थीटा डिग्री से, जिसका जो है ना प्रतिबिंब 2 थीटा डिग्री से घूम जाएगा। अगर कोई आदमी चाह रहा है कि समतल दर्पण में अपनी पूरा प्रतिबिंब बना ले तो अपनी आधी लंबाई का दर्पण रखेगा, यानी किसी वस्तु का पूर्ण प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए दर्पण की लंबाई आधी होनी चाहिए, इसको भी याद रखिएगा। इसका उपयोग अगर बता दिए थे पेरिस्कोप में, जिसे बताए थे हम लोग सबमरीन का अंदर जो होता है ना पेरिस्कोप, उसी के अंदर ये सभी चीज़ें हम आपको बता चुके हैं ना, जिसमें आपको दर्पण के तीनों काइंड्स बताए थे ना उसी में बताए हैं। आप जाके इसके पहले वाला वीडियो को देख लीजिएगा, उसमें आपको कंप्लीट बताया है समतल दर्पण के बारे में। अब देखिए यहाँ से क्वेश्चन पूछता कैसे है, लड़के फंस कैसे जाते हैं। देखिए ध्यान से, कहेगा क्वेश्चन में कि किस दर्पण के द्वारा जो है केवल किसी वस्तु का आभासी प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सकता है। केवल कहेगा आभासी। अब मान लीजिए ऑप्शन में दे दिया उत्तल अवतल, उत्तल अवतल दोनों, अच्छा समतल उत्तल दोनों। तो देखिए ध्यान से, कहेगा कि केवल आभासी प्रतिबिंब प्राप्त किया जाएगा, तो आभासी के लिए केवल कहेगा ना तो समतल और उत्तल होगा, दोनों ऑप्शन सही होना चाहिए, दोनों रहना चाहिए। अगर मान लीजिए ऑप्शन में समतल भी दिया है उत्तल भी दिया है, एक और ऑप्शन बना दिया समतल उत्तल दोनों, तो तीसरा को टिक मारेंगे समतल उत्तल दोनों को, क्योंकि समतल से भी आभासी बनता है और उत्तल से भी आभासी बनता है। लेकिन अब कहेगा ऐसे कि किस दर्पण से आभासी और वास्तविक दोनों प्रकार के प्रतिबिंब को प्राप्त किया जा सकता है, तो वो हो जाएगा अवतल, क्योंकि अवतल में दोनों बनता है। अब उसमें ना उत्तल होगा ना समतल होगा, बस मेरा ना आपको। तो केवल आभासी कहेगा तो उत्तल समतल दोनों, लेकिन आभासी के साथ साथ अगर वास्तविक को पूछ दिया है कि वास्तविक और आभासी दोनों किससे बनेगा, तब हो जाएगा हमारा अवतल दर्पण। इसको ध्यान रखिएगा। आई होप आपको इस वीडियो में तीनों दर्पण से बने प्रतिबिंब के बारे में कंप्लीट समझ में आ गया होगा। अगर इसके बाद भी अगर आपके मन में कोई डाउट वगैरह होता है या इससे जो भी आपको प्रश्न वगैरह पूछना है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा, हम उसको नेक्स्ट वीडियो में रिप्लाई कर देंगे। चलिए, तब इसके बाद अभी अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे चिन्ह परिपाटी के बारे में, और इसके साथ साथ देखेंगे मिरर फार्मूला और जो है दर्पण का जो F/R/2 है उसको देखेंगे। तो 2 फार्मूला हम लोग इसमें सिद्ध करेंगे। एक दर्पण फार्मूला है 1/U + 1/V = 1/F, और दूसरा इसमें आता है F = R/2। इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे, इसका जस्ट अगले वाला में, और उसी में बताएंगे आपको हम चिन्ह परिपाटी। तो चलिए, आज का वीडियो हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।